हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज हम लोग ना 8th ऑफ दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम नागालैंड। सो व्हाट हैपेंड, नागालैंड में सैटरडे को लास्ट सैटरडे को एक इंसिडेंट हुआ जिसके चलते अराउंड 14 सिविलियंस की डेथ हो गई। अच्छा, हुआ ये था कि क्लैश तो अच्छा हमने कल डिस्कस भी किया था इसको। सो आर्मी ने मिस इन्फॉर्मेशन मिली उनको, जिसके चलते 6 लोगों की डेथ हुई। ओपन फायरिंग कर दी मिलिट्री वालों ने, आर्मी वालों ने। फिर उसके बाद क्लैश हो गया बिटवीन दी मॉब एंड इंडियन आर्मी, और उससे 9 सिविलियंस की और डेथ हो गई। तो टोटल 14 सिविलियंस की डेथ हुई और एक आर्मी ऑफिशियल्स की भी डेथ हो गई, एक आर्मी जवान की भी डेथ हो गई। अब इसी चीज को लेकर नागालैंड में प्रोटेस्ट होने लगा। और नागालैंड में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक तो इंटरनेट अभी तो सस्पेंड कर रखा है, उसके बाद सेक्शन 144 भी इंप्लीमेंट कर दिया, विच मीन्स कर्फ्यू। एंड नागालैंड के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है वो रिपील कर दिया जाए फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड। और हमने कल पढ़ा भी था कि व्हाट द आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इज। ओके। और हॉर्नबिल हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। तो हॉर्नबिल इज अ बर्ड। और अगर हम नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में 60 to 65% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डिपेंडेंट है आपकी एग्रीकल्चर के ऊपर। तो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक नागालैंड के जो लोग हैं वो लोग हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं, और हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑल्सो नोन एज फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है। और गवर्नमेंट ने स्क्रैप कर दिया है Hornbill Festival because of the incident happened on last Saturday. Moving further, so what happened, तो आज बहुत सारे फार्मर के यूनियंस मिलेंगे और आज डिसाइड किया जाएगा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है 2019 से वो खत्म कब, 2020 से, नॉट 2019 से, 2020 से वो खत्म कब करना है। तो आज ये डिसाइड हो जाएगा कि आज उन्हें प्रोटेस्ट खत्म करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीजें। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड इन नागालैंड, उसके रिटेलिएशन में ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस ऑफिशियल्स को बोला है, पुलिस पर्सनल्स को बोला है, क्योंकि पुलिस पर्सनल, वेस्ट बंगाल की पुलिस पर्सनल तो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही रहेगी, है ना। तो उनको बोला है कि बीएसएफ को हैबिटेशन वाली जगह पे अलाउड नहीं करना है। और बीएसएफ है क्या, बीएसएफ इंडिया की पैरामिलिट्री फोर्स है, वन ऑफ द पैरामिलिट्री फोर्स है। जैसे कि आईटीबीपी होता है, इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस, जैसे कि सीमा सशस्त्र बल है, वैसे ही बीएसएफ है। तो अभी रिसेंटली हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने ये बोल दिया था कि भैया जो लिमिटेशन थी बॉर्डर एरियाज पर पंजाब में और वेस्ट बंगाल में, हम वो एक्सटेंड कर रहे हैं बीएसएफ के लिए। बट इसके अगेंस्ट में स्टेट गवर्नमेंट ने बोला था कि नहीं, ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को ब्रीच करता है। फिर उसके चलते ममता बनर्जी, मुलाकात भी हुई थी उनकी हमारे प्रधानमंत्री से, लेकिन वो मुलाकात भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई और उस पर कुछ ऐसा एडवांसमेंट नहीं हुआ। बट नागालैंड में इंसिडेंट हुआ, इंडियन आर्मी की वजह से इंसिडेंट हुआ, जिसके रिटेलिएशन में ममता बनर्जी ने अपने पुलिस पर्सनल्स को भेजा है, स्टेट पुलिस को बोला है कि बीएसएफ को अलाउ नहीं करने दिया जाए इन दी हैबिटेट वाली जगह पर। हैबिटेट वाली जगह मतलब जहां पर पॉपुलेशन है। हाँ, जहां पर पॉपुलेशन नहीं है 15 किलोमीटर तक आप रह सकते हो। हाँ, अगर 15 किलोमीटर के बीच में कोई हैबिटेट वाली जगह आती है तो वहां पर बीएसएफ एंटर नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट पुलिस। मूविंग फर्दर, सो रिपोर्ट्स आई और रिपोर्ट्स में यह बताया गया कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है कोरोना वायरस का, वो माइल्डर है। मतलब अगर वेव आएगी भी ना तो बहुत माइल्डर वेव आएगी, बहुत माइल्ड वेव आएगी। रीजन भी क्योंकि साउथ अफ्रीका में केसेस निकल रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के, बट बहुत कम डेथ हो रही है और ऑक्सीजन सपोर्ट भी बहुत कम लगाई जा रही है, मतलब रिक्वायरमेंट भी बहुत कम है ऑक्सीजन की। तो इट विल बी लेस डेडली देन दी सेकेंड वेव, ये बेसिकली रिपोर्ट में बताया गया। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है तो हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो विल मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपन, हमने एक न्यूज पढ़ी थी लास्ट वीक और उस न्यूज में यह पढ़ा था हमने कि ममता बनर्जी ने एलिगेशन लगाया था वेस्ट बंगाल के गवर्नर के ऊपर, जयदीप धनखड़ के ऊपर, कि वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को ब्रीच कर रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि अभी इन दी स्टेट ऑफ
वेस्ट बंगाल सिविक पोल्स होने वाले हैं, लोकल बॉडीज के इलेक्शंस होने वाले हैं। और जब जयदीप धनखड़ ने स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोला कि आप ऐसा करो, आप फोर्स डिप्लॉय करवा दो कि जो वेस्ट बंगाल के भी रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद जो वायलेंस हुआ, वो वही इंसिडेंट देखने को ना मिल जाए वेस्ट बंगाल में फिर से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था स्टेट इलेक्शन कमीशन से कि आप सेंट्रल पुलिस को बुला लीजिए, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को बुला लीजिए, डिप्लॉय करवा लीजिए और पीस बनी रहेगी। लेकिन फाइनली वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि देयर इज नो नीड फॉर सेंट्रल फोर्सेस, नो देयर इज नो नीड फॉर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस फॉर द कोलकाता सिविक बॉडी पोल्स। ये उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दी है। और इंडिया में इलेक्शन कमीशन की दो बॉडीज होती हैं, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। तो पहली तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरी है स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कंडक्ट करवाता है जनरल इलेक्शंस, एमपीज के इलेक्शंस और एमएलएस के इलेक्शंस, जिसको हम बोल सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन। बाकी प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी कंडक्ट कराता है। और उसके साथ साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन सिर्फ एक ही टाइप के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, वो है तो लोकल बॉडीज के इलेक्शन, मतलब पंचायत के इलेक्शन और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन। ओके, मूविंग फर्दर अगेन ऑन दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड? सो टीआरएस ने बॉयकॉट कर दिया है, टीआरएस जितने भी एमपीज हैं, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के जितने भी एमपीज हैं, उन सब ने विंटर सेशन को बॉयकॉट कर दिया है कि हम विंटर सेशन में नहीं आएंगे अब। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो एंटी फार्मर्स एटीट्यूड दिखा रही है, फार्मर्स को लेकर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और तेलंगाना में सबसे बड़ा इशू ये है क्योंकि पर बॉइल्ड राइस गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया था, यूनियन गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया था कि हम लोग नहीं खरीदेंगे। और पर बॉइल्ड राइस जो है वो तेलंगाना के फार्मर्स उगाते हैं। सो हो सकता है कि तेलंगाना के फार्मर्स के जो जो क्रॉप्स है वो खरीदी ना जाए बाय द यूनियन गवर्नमेंट और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके रिटेलिएशन में टीआरएस ने बॉयकॉट कर दिया विंटर सेशन को और बोला कि गवर्नमेंट जो है, अभी गवर्नमेंट जो है वो एंटी फार्मर एटीट्यूड दिखा रही है। मूविंग फर्दर, सो आंध्र प्रदेश ने एक ऑर्डर इशू किया है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया है। अब वो ऑर्डर ये है कि देखो, अगर कोई डेवलपर, कोई भी रियल एस्टेट पर्सन जमीन खरीदता है फ्लैट बनाने के लिए, तो उसमें 5% जो जमीन है वो स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अगर वो 5% ऑफ जमीन स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं कर रहा उसमें से, तो भाई जहां उसने जमीन खरीदी उसके 3 किलोमीटर के अंदर आपको 5% जमीन देनी पड़ेगी। अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो वो 5% ऑफ लैंड का पैसा अर्बन लोकल बॉडीज को देना पड़ेगा। जो भी जिस भी स्टेट जिस भी सिटी में ये सारे चीजें बन रही हो, तो ये चीज बोला गया। अब लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई ऐसा क्यों, 5% जमीन क्यों ले रही है? रियल डेवलपर, रियल एस्टेट डेवलपर जमीन खरीदेगा, है ना, और अपने ही पैसे का जमीन गवर्नमेंट को दे देगा, स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। क्यों? तो उसमें बोला गया कि गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, वो है वाईएसआर जगन्ना हाउसिंग प्रोजेक्ट, जो गरीब लोगों के हाउसेस बनाएगा। ठीक है, तो अब गरीब लोगों के हाउसेस बनाएगा, तो गरीब लोगों के हाउसेस बनाने के लिए जमीन चाहिए। और ऐसा नहीं हम कॉलोनी बनाते, अगर हम कॉलोनी बना दी, मान के चलो हमने एक गरीब की कॉलोनी बना दी जिसमें सब गरीब गरीब लोग रहते हैं, बीपीएल से लो वाले लोग रहते हैं, तो वहां पर एक तरीके से एक तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये तो डिस्टिंक्शन हो गया बिटवीन रिच क्लास एंड अपर लोअर क्लास। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। उस प्रोजेक्ट में ये चीज बोला कि अगर कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर जमीन खरीदता है और वहां पर रियल एस्टेट डेवलपमेंट करता है, तो उसकी 5% जमीन जो है वो गवर्नमेंट को जाएगी और उस गवर्नमेंट उस जमीन पर, उस 5% की जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाएगी अंडर दी वाईएसआर जगन्ना हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंडर। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे पास 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज अ रोबस्ट फ्रेंडशिप, तो ये इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप के बारे में है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन इट्स अबाउट द मीडिएशन बिल, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड there is another one that is about the being free of old waste, so it's about the स्वच्छ भारत मिशन 2.0, जो 2.0 मतलब अभी आने वाला है, उसको लेकर उसको हम पढ़ेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलो, सो फर्स्ट विल डिस्कस दी आर रोबस्ट फ्रेंडशिप। सो हुआ क्या, अभी रिसेंटली 21st एनुअल समिट हुआ बिटवीन दी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में।
और रशिया के प्रेसिडेंट इंडिया विजिट किए, है ना? तो जिससे इंडिया और रशिया के जो टाइज हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। बट देखा जाए तो अभी की हम सिचुएशन में देखें, अभी की हम जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में देखें, तो रशिया और इंडिया के टाइज जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स कैसे हो सकता है वो हम डिस्कस करेंगे। चलो, सो अभी व्लादिमीर पुतिन ने कंक्लूड किया कि अभी जो शॉर्ट समिट हुई हमारी प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ वो ऑल वेदर रही, मतलब अच्छी रही, उनका ये कहना था, है ना? लेकिन एक बहुत बड़ा स्पेकुलेशन निकला कि प्रेसिडेंट की जो विजिट थी, रशिया के प्रेसिडेंट की जो विजिट थी, वो उस समय हुई जब वर्ल्ड जो है इज फेसिंग दी कोविड 19 का नया वेरिएंट, दैट इज ओमिक्रॉन, है ना? और उसके बाद कब, जब देयर इज अ प्रॉक्सिमिटी बिटवीन दी न्यूजीलैंड एंड वॉशिंगटन, जब इंडिया और यूएस के रिलेशंस में प्रॉक्सिमिटी देखने को मिली, तब जाके रशिया के प्रेसिडेंट ने विजिट करी, इस समय विजिट करी। और उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली के साथ साथ चाइना फैक्टर भी है, क्योंकि चाइना जो है एक तरीके से इंडिया और रशिया के रिलेशंस को खराब कर सकता है इन ऑल डायरेक्शंस। वो समझ में आएगा कैसे, वो अपन समझेंगे। क्योंकि रशिया जो है अभी वो झुका हुआ है चाइना की तरफ, चाइना के साथ उसके रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, बिकॉज आफ्टर द यूएस एग्जिट फ्रॉम द अफगानिस्तान, चाइना का अच्छा रिलेशंस हो गया किसके साथ, आपका अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ। तो रशिया अच्छे रिलेशंस बनाना चाहता है चाइना के साथ, जिससे वो अफगानिस्तान में भी अपना प्रेजेंस जमा के रख सके, क्योंकि पहले तो यूएस का प्रेजेंस था तो रशिया तो वैसे भी नहीं घुस सकता था। लेकिन अब क्या है, अब चाइना का प्रेजेंस है, चाइना के रिलेशन है तालिबान के साथ। तो इसके चलते रशिया अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहता है अ, चाइना के साथ। तो और चाइना और इंडिया एक दूसरे को बॉर्डर पर बिल्कुल एक तरीके से एक दूसरे काउंटर पार्ट है, बिकॉज ऑफ द बॉर्डर क्लैशेस। So because of these issue, हो सकता है there is a complex situation between the India and US relationship, and same goes with the India and Russia relationship. Okay? लेकिन ऑथर ने बताया कि कुछ भी हो, प्रॉब्लम कुछ भी हो, कैसा भी इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में ऐसा कैसा भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, बट इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप हमेशा अबाइंडिंग डीप रहे, मतलब बहुत समय से गहरे संबंध रहे, मल्टी डेकेड टाइज रहा है, मतलब बहुत लंबे समय से हम लोग के उनके साथ टाइज रहे। उसके साथ साथ हमने डिफेंस एग्रीमेंट में बहुत सारे हमने बेसिकली एग्रीमेंट्स किए। ओके, और रिसेंटली अभी जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में बेसिकली गवर्नमेंट ने ये बोला, सॉरी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच में बेसिकली 10 ईयर का मिलिट्री टेक्निकल वो हो गया है, ट्रांसफर हो चुका है। ओके, और उसके साथ साथ ये भी कंक्लूजन निकला है कि असॉल्ट राइफल जो है वो बनाई जाएंगी। ओके, A203 असॉल्ट राइफल्स। और अभी इंडिया जो है वो S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है मॉस्को से। ओके, बट हाँ कुछ चैलेंजेस है, एंड द चैलेंजेस आर मल्टी डायमेंशनल। पहला चैलेंज क्या है, पहला चैलेंज यही है कि इंडिया और रशिया दोनों ही सेम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड हेल्थ क्राइसिस, पब्लिक हेल्थ क्राइसिस ड्यू टू कोविड 19। दूसरा कि रशिया और यूएस के टाइज जो है वो फिर से खराब दिखने को आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन इशू। तो हो सकता है कि इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बन जाए कि वो यूएस के साथ रहे या तो रशिया के साथ रहे। थर्ड जो है वो ये है कि इंडिया जो है और चाइना के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है बिकॉज ऑफ द गलवान वैली क्लैश, और रशिया और चाइना के रिलेशनशिप हमेशा से अच्छे रहे। सो देर इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप, अमंग द इंडिया एंड रशिया रिलेशनशिप, ये चीज बताएगी। ओके, चलो, सो विल मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। पढ़ना थोड़ा सिंपल सा है, मजेदार एडिटोरियल है। मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द बीइंग फ्री ऑफ ओल्ड वेस्ट। लेट्स सी व्हाट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट। सो अभी हुआ क्या, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन का जो आपका फेज 2 है वो लॉन्च हो गया है, और इसी के कॉन्टेक्स्ट में एडिटोरियल लिखा गया। तो पहले अपन थोड़ा स्वच्छ भारत मिशन के बारे में समझ लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन है क्या। तो स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च हुआ था ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी ऑन 2 अक्टूबर इन द ईयर 2014, और ये टारगेट बनाया गया था कि हम अपने देश को क्लीन करेंगे बाय द ईयर ऑफ 2019, और 2019 जो कि 150th बर्थ एनिवर्सरी होती महात्मा गांधी की। और जिसके चलते और बताया गया था कि एज पर दी सेंसस 2011
4041 टाउन्स को कवर किया गया अंडर स्वच्छ भारत मिशन। और जो प्रोग्राम स्वच्छ भारत मिशन, इस प्रोग्राम का जो मेन एजेंडा था वो था ओपन डेफिकेशन को एलिमिनेट करना। मतलब आप ओपन डेफिकेशन का मतलब आप फ्रेश होने जाते हो तो फ्रेश होने आप गांव में देखा होगा, तो जैसे अब मूवी देखी होगी टॉयलेट टबिंग मूवी बनी थी अक्षय कुमार की, सो इट्स अगेंस्ट दी ओपन डेफिकेशन। सो एलिमिनेशन ऑफ दी ओपन डेफिकेशन, ठीक है। फिर उसके बाद बताया था कि अनसैनिटरी टॉयलेट्स को फ्लश टॉयलेट्स में कन्वर्ट करना। तीसरा मैनुअल स्कैवेंजिंग को एरेडिकेट करना। थर्ड, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लेके आना। और पांचवा जो था वो था कि लोगों के बिहेवियर में चेंज लेके आना अबाउट दी क्लीननेस को लेकर, अबाउट दी पोल्यूशन को लेकर, ठीक है। और ये मिशन दोनों जगह एप्लीकेबल था, रूरल इंडिया में भी, अर्बन इंडिया में भी। रूरल इंडिया में ये फाइनेंस एंड मॉनिटर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, एंड इन द अर्बन एरिया दिस मिशन इज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब हम बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन फेज 1 जो था वो बेसिकली बताया गया था, उस फेज 1 में ये डिक्लेयर हो चुका था कि 4324 अर्बन लोकल बॉडीज जो हैं वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं, ठीक है। और अराउंड 66 लाख इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किया गया और 6 लाख पब्लिक टॉयलेट्स या कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए, ये चीज बताया गया। उसके साथ साथ फेज 1 में स्वच्छता ऐप भी लॉन्च हुआ था, है ना, जिससे सिटीजन्स के जो ग्रीवियंसेस थे वो एड्रेस किए जाते थे। फिर उसके बाद स्वच्छ स्वेक्षण एक प्रोग्राम लॉन्च किया उसके अंडर ही, जहां पर सर्वे कंडक्ट कराया जाता था। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन क्लीननेस सर्वे कंडक्ट होता था, कवरिंग अराउंड 4000 अर्बन लोकल बॉडीज, ओके। और रिसेंटली अब एडिटोरियल पे आते हैं, तो रिसेंटली अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 लॉन्च कर दिया। एंड जो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है अर्बन वाले की, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ना याद रखना। और ये बोला गया कि और ये मिशन चलेगा, जो मिशन कब से कब तक है, 2021 से 2026 तक, और इसमें 5 साल में अराउंड 1.41 लाख करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। इतना बजट है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 का, ओके। और जो एम रहेगा इस अर्बन 2.0 का वो क्या है, ओपन सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज को सेग्रीगेट किया जाए ड्राई और वेट में। फिर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसका रिडक्शन किया जाए। एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है उस पर काम किया जाए, ओके। और वेस्ट वाटर जो है उसको कैसे ट्रीट किया जाए, उसमें कैसे बेसिकली प्योरिटी लिया जाए कि हम उसका मैक्सिमम यूज कर सके, वाटर का मैक्सिमम यूज कर सके। मिशन के जो आउटकम्स रहेंगे वो ये रहेंगे कि ओपन डेफिकेशन फ्री तो हो चुका है, अब ओपन डेफिकेशन प्लस होगा। मतलब कि आप तो ओपन डेफिकेशन करोगे नहीं, उसके साथ साथ टॉयलेट्स, वाटर मेंटेनेंस और हाइजीन पर फोकस किया जाएगा। देन जितने भी स्टेट्यूटरी टाउन्स हैं जहां पर 1 लाख से कम पॉपुलेशन है उनको ओडीएफ प्लस प्लस का सर्टिफिकेट देना चाहिए। मतलब टॉयलेट पे फोकस करना है, और जो कीचड़ होता है, मतलब कीचड़ जिसको हम स्लज बोलते हैं, और स्लज के साथ सेप्टिक मैनेजमेंट बनाना है, ठीक है। ये चीज बताया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो है वो 5 साल तक इंप्लीमेंट रहेगा, और फोकस हमने बता ही दिया कि सेग्रीगेशन ऑफ द गार्बेज, रिडक्शन इन द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एंड द फोर्थ वन इज के एयर पोल्यूशन में कैसे रिडक्शन लाया जाए, ओके। चलो मूविंग फर्दर towards the next editorial, and that is about the mediation bill not getting the act together. अब ये जो एडिटोरियल है ना ये फोकस करता है मीडिएशन से, और मीडिएशन को अगर हम एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में समझें, ओवरऑल अगर हम बिगर टर्म लेके चले जिसके अंदर मीडिएशन भी आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं क्या, एडीआर, ठीक है। एंड एडीआर इज नोन एज व्हाट, एडीआर इज नोन एज बेसिकली ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और अभी एडीआर समझेंगे एडीआर होता क्या है, तो अभी हुआ क्या, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जिसके मिनिस्टर किरण रिजिजू हैं, उन्होंने मीडिएशन बिल 2021 का जो ड्राफ्ट है वो पब्लिक डोमेन में डाल दिया है कि भाई कि हम पब्लिक से फीडबैक और सजेशन ले सकें।
और अभी जो बिल है उसको डिस्कस किया गया, बिल के बारे में बताया गया। तो बिल जो है, मीडिएशन बिल जो है वो बोलता है कि हम एडीआर को स्ट्रेंथन करेंगे। तो पहले हमें एडीआर समझना पड़ेगा कि व्हाट इज एडीआर। तो एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? तो जब भी अगर कोई भी किसी भी चीज का समझ में ना आए ना, मतलब, तो उसको थोड़ा तोड़ लो, उसके वर्ड्स को तोड़ लो, इजीली समझ में आ जाएगा। एडीआर का फुल फॉर्म क्या है? ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब कभी जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो हम कहां जाते हैं? कोर्ट्स में। लेकिन ऑल्टरनेट तरीके से हमें डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है। तो जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है उसको ना टच करते हुए हमें दूसरे तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व कराना है। और उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। मीडिएशन होता है, एक तो ये टाइप है। मीडिएशन इज अ टाइप ऑफ एडीआर। एक तुम्हारा नेगोशिएशन है, ठीक है? तो ऐसे किए जाते हैं। और ये पहला पॉइंट बताता है मीडिएशन बिल का। पहला पॉइंट क्या है? कि हमें स्ट्रेंथन करना है एडीआर को, जिससे हम क्विक डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स हो और ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम से हम बाहर आ जाएं। दूसरा जो था वो ये था कि जो डिफरेंट इनैक्टमेंट्स बने हुए हैं, रूल्स बने हुए हैं, रेगुलेशंस बने हुए हैं मीडिएशन से रिलेटेड, हम उसको एक ही अम्ब्रेला के अंदर लेके आ जाएं। मतलब एक ही बॉडी के अंदर, एक ही लेजिस्लेशन के अंदर लेके आ जाएं, जितने भी लॉज है, डिफरेंट लॉज बने मीडिएशन को लेकर। थर्ड जो है कि इंडियन नॉर्म्स जो है, जो मीडिएशन के इंडियन नॉर्म्स है, हम उसको अलाइन करें इंटरनेशनल प्रैक्टिस के थ्रू। कि अगर आगे चलकर कोई इंडियन कंपनी या फॉरेन कंपनी के बीच में मीडिएशन होता है तो लॉज में क्लैश नहीं आना चाहिए, नॉर्म्स में क्लैश नहीं आना चाहिए। तो इंटरनेशनल प्रैक्टिस और इंडियन प्रैक्टिस एक ही लाइन पे आ जाए, एक ही पाथ पे आ जाए। फिर इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है सिंगापुर कन्वेंशन ऑफ मीडिएशन का, और जिसके चलते इंडिया में ऐसा लॉ इनेक्ट होना चाहिए मीडिएशन को लेकर, जिससे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मीडिएशन जो है वो रिजॉल्व हो सके। और थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लो ये चीज लॉ के बारे में, तो पढ़ना, ये पूरा एडिटोरियल में यही समझाया गया। और अभी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इंडिया के जुडिशल सिस्टम की, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट्स आते हैं, फिर सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। ठीक है? अब सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में क्या आता है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट्स, जिसका दो साइड्स होते हैं, सिविल साइड होता है, क्रिमिनल साइड होता है। सिविल साइड में होता है सबॉर्डिनेट जज कोर्ट, उसके नीचे मुंसिफ कोर्ट। फिर क्रिमिनल साइड होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसके नीचे जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। ठीक है? ये सिस्टम है। चलो, मूविंग फर्दर towards the national news. So what happened? Because of the scrapping of Article 370 in the year 2019, महबूबा मुफ्ती जो कि प्रेसिडेंट है पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट पार्टी है, उन्होंने मना कर दिया कि अभी जो इलेक्शंस होंगे हम उसमें पार्टिसिपेट कंटेस्ट नहीं करेंगे। शशि थरूर ने एक चीज बोली पार्लियामेंट में, नेक्स्ट न्यूज है। शशि थरूर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली पार्लियामेंट में। उन्होंने बोला कि अच्छा, कल हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था ना गौतम भाटिया का, उसमें बताया गया था कि कितने जुडिशरी ने केसेस को हेयर नहीं करा। उसी को लेकर शशि थरूर ने बोला, उन्होंने बोला कि इतने ज्यादा केसेस बैकलॉग में पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, कोलिजियम सिस्टम जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट नहीं करती, तो जुडिशरी के इनेक्शन की वजह से जो पावर में है गवर्नमेंट उनको फेवर मिलता है ना? ये चीज उन्होंने बोला। मूविंग फर्दर, अच्छा, ये पूरा न्यूज जो है पूरा आपका इलेक्शन से, पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिक्स से भरा हुआ है, तो मैं पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है पॉलिटिक्स वाली न्यूज। सो विल मूव टू द नेक्स्ट नेशनल न्यूज। व्हाट हैपन, एक फिगर में बताया गया कि अभी हम बात करें तो इंडिया में अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 14.9 मिलियन मेन है विद डिसेबिलिटीज, है ना? देर आर टोटल, अगर हम डिसेबिलिटीज पर्सन देखें तो 14.9 है, और उसमें से टोटल टोटल देखा जाए तो 26.8 मिलियन पीपल आर डिसेबल इन इंडिया। और उसमें से रिपोर्ट निकल के आई कि अराउंड 4,000 लोग ही फुली वैक्सीनेट हुए हैं, डिसेबल्ड लोग। सो ये चीज बताया गया कि जो वैक्सीन कवरेज है डिसेबल पीपल लोगों का वो बहुत लो है, ये फिगर में आया, ये चीज बताई गई। तो डिसेबल्ड लोगों के वैक्सीन लगाने को लेकर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना चाहिए, तो मतलब डोर टू डोर वैक्सीनेशन करना चाहिए। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो इंडिया ने दो कंट्रीज को और ऐड कर दिया है एट रिस्क कंट्रीज में। तो उनने पहले यूके को ऐड किया था, साउथ अफ्रीका को, बोत्सवाना, ब्राजील, चाइना, घाना, इन सबको ऐड कर दिया था। अब दो कंट्रीज को और ऐड कर दिया बिकॉज ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से, दैट इज घाना एंड तंजानिया।
मूविंग फर्दर, अब कुछ महीने में ही यूएस की फैसिलिटी में AK-203 असॉल्ट राइफल जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाएंगी, और AK-203 राइफल जो है वो इंसास राइफल को रिप्लेस करेंगी। ठीक है, जो कि बहुत सालों से हमारे इंडियन आर्म फोर्सेस के पास है। मूविंग फर्दर, सो बाइडेन ने रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बात करी और वार्न किया कि आप यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेंगे, यूक्रेन पे इन्वेजन नहीं करेंगे। अब ये इन्वेजन बिकॉज ऑफ द क्रीमिया इशू को लेकर आ रहा है कि 2014 में रशिया ने क्रीमिया को कैप्चर कर लिया था, जो कि पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। अब रशिया बोलता है कि क्रीमिया हमारा पार्ट है, और उसके रिटेलिएशन में उनको G8 से निकाल भी दिया गया था। तो पहले G8 था, G7 तो रशिया को निकालने के बाद G7 बना। ठीक है, सो बाइडेन ने बोल दिया है, और उन्होंने बोला है कि अगर रशिया कोई ऐसा स्टेप लेता है अगेंस्ट यूक्रेन, तो सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे मॉस्को के ऊपर, और यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट दी जाएगी, इंक्रीज कर दी जाएगी। मिलिट्री सपोर्ट जो मिल रखी है, इंक्रीज और कर दी जाएगी। सो ड्यूरिंग दी पैंडेमिक, नंबर ऑफ बिलियनियर्स जो है वो ट्राइब्ड हो गए, मतलब 3 गुना बढ़ गए। ये रिपोर्ट निकल के आई, तो और ये बताया गया कि कोविड-19 में, कोविड पैंडेमिक में इनइक्वालिटी जो है एक तरीके से डबल हो चुकी है। ये चीज बताई गई। ओके, सो मूविंग फर्दर, बिजनेस न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।